नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोशीमठ भू धसाव को लेकर सीएम धामी की पहल, राहत कार्यों के लिए सीएम देंगे अपना 1 महीने का वेतन। तो मामले को लेकर 13 जनवरी को सचिवालय में बुलाई मंत्रिमंडल की आपात बैठक। जोशीमठ में प्रशासन और लोगों के बीच समझौता, मुख्यमंत्री सचिव ने किया ऐलान, मुआवजे का ऐलान। प्रत्येक परिवार को 1.5 लाख रुपए और घर नहीं तोड़ने का दिया भरोसा। तो दोनों होटलों को चलेगा हथौड़ा। जोशीमठ को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, पूर्व सीएम हरीश रावत बैठे मौन व्रत पर। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। सीएम धामी, राज्यपाल ने बीसी के जरिए किया संबोधित। उत्तराखंड साइबर पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का किया पर्दाफाश। गैंग का मुख्य आरोपी गुड़गांव से गिरफ्तार। 15 ऐप्स के माध्यम से 300 करोड़ रुपए की थी धोखाधड़ी। और अब डालते हैं खबरों पर विस्तार से नजर। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत प्रदेश भर के 18,000 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई। विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इसमें 18,000 शिक्षार्थियों को डिग्री दी जा रही है। 3 मानद उपाधि श्री कल्याण सिंह रावत जो पद्मश्री हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में महती आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, उनको दी जा रही है। श्रीमती बसंती देवी जो कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। हजारों बच्चों को आज डिग्री दी जाएगी। देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया है कि अब जो डिग्री डिजी लॉकर के माध्यम से भी अब छात्रों को दी जाएंगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब से हमारी सरकार बनी है तो आपने सभी विश्वविद्यालयों से आग्रह किया है कि सामाजिक क्षेत्र में जिसने भी कोई अच्छा काम किया है ऐसे लोगों को भी हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ भू धसाव में राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 माह का वेतन देने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद अन्य मंत्री और विधानसभा सदस्य भी राहत कोष में वेतन देने की घोषणा कर सकते हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 13 जनवरी को सचिवालय में मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्य रूप से जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक से अधिक मुआवजा दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण को लेकर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जोशीमठ जैसे अन्य क्षेत्रों में बसे गांव कस्बों का नए सिरे से सर्वे कराए जाने को लेकर भी निर्णय इस बैठक में लिया जा सकता है। जोशीमठ स्थानीय प्रशासन और लोगों के बीच बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता की और जोशीमठ आपदा को लेकर स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक परिवार को तत्कालिक रूप से 1,50,000 रुपए की अंतरिम सहायता दी जाएगी और अभी तक 2 होटल जो भूधसाव के कारण लटक गए हैं उनको डिस्मेंटल करने का आदेश किया गया है, क्योंकि ये होटल आसपास के भवनों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। इसके अलावा अभी किसी का भी भवन नहीं तोड़ा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भूधसाव से प्रभावित भवनों का सर्वे किया जा रहा है और असुरक्षित भवनों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी विस्थापन किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को तत्कालिक तौर पर 1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है, जिसमें 50,000 रुपए घर शिफ्ट करने और 1 लाख रुपए आपदा राहत मद से एडवांस में उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि बाद में समायोजित किया जाएगा। केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। तो जो सीबीआर की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। सर और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है, लेकिन अभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। देहरादून में जोशीमठ के ताजा हालातों के मद्देनजर आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को कई जानकारियां साझा की। रंजीत सिन्हा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को फौरी तौर पर 1.5 लाख रुपए की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है। इससे लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी। वहीं जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की धनराशि प्रति परिवार को राशन लेने के लिए मुहैया कराई है। साथ ही अभी तक ये धनराशि 73 परिवारों को मुहैया करवा दी गई है। साथ ही सिन्हा ने यह भी बताया कि जेपी कॉलोनी में हो रहा पानी का रिसाव काफी हद तक कम हुआ है। हालांकि आपदा सचिव ने वाटर सिग्नेचर मिलान की रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया है। जोशीमठ में जमीन धंसने से कई इलेक्ट्रिक पोल भी इसकी जद में आ गए हैं। ऐसे में विद्युत लाइन को क्षति पहुंचने की स्थिति में 2 करोड़ से ज्यादा की धनराशि भी जारी की है, ताकि फौरी तौर से बिजली से जुड़ी समस्याओं का हल निकल सके। उसमें एक जनपद स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है कमिश्नर की अध्यक्षता में और एसीए संख्या 10 किए गए हैं। तो जोशीमठ में आप जानते ही हैं कई जगह नेचुरल स्रोतें भी है जो निकलती है, तो नेचुरल स्रोतों को हम ये नहीं कह सकते कि नए स्रोत नए पानी फूट रहे हैं। जो अब तक अस्थायी रूप से विस्थापित किए गए हैं, जो रिलीफ के कारण जो डेंजर के कारण लोगों को हटाए गए हैं, उसकी परिवारों की संख्या 145 है और जिसमें कि कुल अगर परिवार सदस्यों को मिलाते तो 499 लोग हैं। जो अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविर हैं जोशीमठ में कुल कक्ष है 344, क्षमता है 1425 लोगों की, जो राहत शिविर के लिए चिन्हित किया गया। जो उसी प्रकार पीपल कोटी में है 491 और क्षमता है उसकी 2205। जो प्रभावितों को राहत राशि वितरित की गई है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां गांधी पार्क में पूर्व सीएम हरीश रावत ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मौन उपवास पर रखा है और जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार के कदम को लेकर विरोध जताया है और कहा कि जोशीमठ में बिना मुआवजे के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जबकि सरकार को पहले आपदा प्रभावितों की मदद करनी चाहिए, पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व विधायक मनोज रावत समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। कोई राजनीति नहीं कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि मुआवजे की राशि बांटकर उस पर कांग्रेस का हाथ का निशान चिपकाओ, ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि उचित मुआवजा दें। क्या राजनीति कर रहे हैं हम ये कहें कि सरकार 7 दिन से सोई है, अच्छा काम कर रही है, ये सुनना चाहती है सरकार। हम विपक्ष के लोग हैं और जनता की बात को उठाएंगे, और अगर उनको ये लगता है कि ये राजनीति है तो कोई बात नहीं, वो सोच रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जोशीमठ में
बड़ी खतरनाक स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है और लोग जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं। उनके घर संपत्तियां नष्ट हो रही हैं और आप जो है उनको क्या मुआवजा देंगे, कहाँ बसाएंगे? उनको सहानुभूति को देने के बजाय और उनके घर तोड़ने के लिए वो करके बुलडोजर लेकर के हाजिर हो जा रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि भाई तुमको दिया क्या जाएगा, तुम कैसे बसोगे, तुम्हारी आगे ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो ये जो असंवेदनशीलता है सरकार की, उसके विरोध में हमने ये मौन उपवास रखा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून के मौन उपवास पर बैठे, जिसे लेकर बीजेपी ने रावत के मौन उपवास और जोशीमठ को लेकर जताई जा रही चिंता को सियासी ड्रामा करार दिया है और कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। और उन्होंने उस विषय को लेकर जो उस विषय को लेकर उन्होंने उस समय सचेत क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं अपने समय में काम किया, क्यों नहीं कार्रवाई की। लेकिन आज केवल खाली राजनीति करने के उद्देश्य से वहां पर स्थानीय लोगों को भड़काने का प्रयास करना ये ठीक नहीं है। आप देख रहे होंगे कि क्योंकि हमारी सरकार जो है लगातार जनता के लिए, क्योंकि जो वहाँ की जो गांव की जो भोली भाली जनता है उनको जिस प्रकार से इस समय उनकी जो प्राथमिक जो उनकी आवश्यकता है उनको विस्थापित करना, उनकी सारी रहने की, खाने की, उनकी पूरी व्यवस्था करना। उत्तराखंड में महिलाओं के आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही राज्य महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति से पास करवाकर राजभवन को मंजूरी के लिए भेजा था, जिस पर राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है। वहीं राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूरी तरह से इसका श्रेय धामी सरकार को दिया है। जानते हैं कि महिला आरक्षण को लेकर, धर्मांतरण को लेकर हमारी विधानसभा से ये विधेयक पारित हो गया था और सरकार की बहुत स्पष्ट मंशा थी कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ महिलाओं का उत्तराखंड आंदोलन की यदि मैं बात करूं तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन में रहा है। और मैं तो पिछली बार भी कहा था, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि ये बात तो ठीक है कि मैंने तो चूंकि सदन में भी बोला था कि ये तो कह सकते हैं कि महिला आरक्षण पहले मिल गया था नित्यानंद स्वामी जी की सरकार में, उसके बाद भी, लेकिन उसको वैधानिक अमली जामा नहीं पहनाया गया था, जिसके कारण। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक काउंट सीजर मैटी की 214वीं जयंती मनाई गई, जिसमें वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उत्तराखंड के सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ साथ अन्य प्रदेशों के चिकित्सकों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर गहतोड़ी ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उत्तराखंड में भी मान्यता दिलाने में पूरा प्रयास करेंगे। खंडूरी जी जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम में जारी हुआ था। मुझे पता है कि माननीय मंत्री जी वाली जी मुझे एहसास करा दिया गया है, समय का अभाव है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ है, ये विशुद्ध रूप से आयुर्वेद से इसका संबंध है और निश्चित तौर पर इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। आज जैसी मंशा आप सारे डॉक्टर्स ने आकर के यहाँ जताई है, मैं ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाऊँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश के प्रति, अपने जनों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। 2009 में राज्य सरकार द्वारा जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को चिकित्सा व्यवसाय के लिए शासनादेश जारी किया गया है, लेकिन देश के कई राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पूर्ण मान्यता देते हुए सरकारी सेवाओं में भी प्रतिभाग करने का अवसर दिया जा रहा है। उसी तर्ज पे हमारा जो है निवेदन है, आग्रह है राज्य सरकार से कि राज्य में डॉक्टरों के अभाव को, कमी को देखते हुए हमें भी पूर्ण मान्यता देते हुए समायोजित करने का कार्य करें। जिस तरह से पूरे देश के अंदर कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन प्रदेशों में सरकारों ने मेडिकल काउंसिल बोर्ड बनाकर इलेक्ट्रो प्रैक्टिशनर्स को कई सरकारी विभागों में नौकरियां प्रदान की हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि आईडीसी बोर्ड के माध्यम से पूरे राष्ट्र में इसको मान्यता मिले। उत्तराखंड के विकास नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पचपादुन के कार्यक्रम प्रभारी प्रदेश महामंत्री आतोल रावत, जिलाध्यक्ष संजय किशोर, कार्यकारी जिलाध्यक्ष
लक्ष्मी कपरूवान अग्रवाल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री अतुल रावत ने कहा कि कांग्रेस 26 जनवरी से प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 2 माह तक चलने वाली इस यात्रा के तहत ब्लॉक स्तर पर सभी मतदान केंद्रों को कवर करते हुए गांव-गांव में झंडारोहण और बैठकों का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है कि जो AICC का सर्कुलर जारी हुआ है उस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में भी 26 तारीख से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 26 तारीख से इसी हॉल से प्रारंभ किया जाएगा और नगर के तमाम शहरों में गलियों में होते हुए और जब समापन होगा तो इसी हॉल में बैठेंगे और उस दिन ये कार्यक्रम विस्तार पूर्वक जारी कर दिया जाएगा कि 2 महीने तक किस विकासखंड में किस आबादी वाले गांव में हम कार्यक्रम करेंगे। उत्तराखंड STF ने भारतीय चिकित्सा परिषद से रजिस्टर्ड 2 फर्जी BAMS डॉक्टर्स समेत फर्जी डिग्री बनाने वाले को भी गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दोनों अपना निजी क्लिनिक चला रहे थे और एक डॉक्टर रायपुर तो दूसरा डॉक्टर प्रेमनगर में अपना क्लिनिक चला रहा था। वहीं फर्जी डिग्री तैयार करने वाला मुजफ्फरनगर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। डॉक्टर्स द्वारा फर्जी तरीके से डिग्री बनाई गई है और उस डिग्री के आधार पर इनके द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है और लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो उस संबंध में जब जांच की गई तो प्रारंभिक जांच में कुछ 36 ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आइडेंटिफाई हुए जिनकी डिग्री के संबंध में ज्ञात हुआ कि इनकी डिग्रियां फर्जी हैं। तो उसमें हमने कल एक बड़ी कार्यवाही की है और बड़ी कामयाबी हमको हासिल हुई है। इसमें जो 2 डॉक्टर्स थे जिनकी फर्जी डिग्री थी उनको अरेस्ट किया गया है। उस आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो इनसे पूछताछ के आधार पर हमें पता चला कि जिस अभियुक्त के द्वारा इनको डिग्री सप्लाई की जाती थी 2 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम इमरान है, इसको मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है।